बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन चेन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई accompanied by the emission of 3 neutron with a vast amount of energy is called nuclear fission। वो प्रोसेस जिसमें हम एक हेवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं दो लाइटर न्यूक्लियाई में, और साथ साथ 2 और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे एंड प्लस a vast amount of energy रिलीज होगी। This process is called nuclear fission। This process is called nuclear fission। अगर आप एक नजर दौड़ाए, यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम एटम विद 235 मास नंबर, जो कि हेवी है, प्रिटी अनस्टेबल है, प्रिटी अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम। अब हमने इस न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया विद न्यूट्रॉन, इसको हिट किया विद न्यूट्रॉन, अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इसको हमने हिट किया। हिट करने के बाद ये न्यूक्लियस और भी हैवी हुआ, 235 से ये गया 236 पे। ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस अब सुपर अनस्टेबल हुआ, मजीद अनस्टेबल हुआ, मजीद हैवी हुआ। चूंकि ये अनस्टेबल हुआ, हैवी हुआ, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल करने की कोशिश किस तरह करेगा कि ये स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। तो यूरेनियम का एटम या यूरेनियम का न्यूक्लियस ये स्प्लिट हुआ, डिवाइड हुआ 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन 2 लाइटर न्यूक्लियाई में यूरेनियम का हेवी न्यूक्लियस वो स्प्लिट हुआ, और साथ साथ में 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी लिबरेट हुए, निकले, एमिट हुए, प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए, अगर हम इसके इक्वेशन को देखें तो हमारे पास यूरेनियम था, यूरेनियम एटम विद मास नंबर 235, इसमें हमने ऐड किया या इसको हमने हिट किया न्यूट्रॉन के साथ, तो ये न्यूक्लियस, यूरेनियम का न्यूक्लियस बेरियम एंड क्रिप्टॉन 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ। बेरियम का मास नंबर 141 एंड क्रिप्टॉन का 90, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए और वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज हुई। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो प्रोसेस हुआ ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 रिएक्शंस। एक डिफरेंस ये भी है कि फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी दोनों रिएक्शन में एनर्जी मास कंजर्व्ड रहता है। फिजिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड रहता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास इज नॉट कंजर्व्ड, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेस देन will be greater than mass of product। ये प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं फिजन प्रोडक्ट, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ये फिजन रिएक्शन की वजह से वजूद में आए, इसलिए हम इसको फिजन प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये रिएक्टेंट हैं। न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम दे आर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन का मास वो यूरेनियम के मास से कम होगा,
द मास ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन इज लेस देन द मास ऑफ यूरेनियम। वाई? अब बाकी मास कहाँ गया? इस प्रोसेस के दौरान बाकी मास गया कहाँ पे? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, he says that mass can be converted into energy. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. ये हमारे पास वेल नोन थ्योरी है आइंस्टाइन की कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो एक्सेस मास था, जो मैंने कहा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ये इक्वल नहीं है। प्रोडक्ट का मास लेस होगा रिएक्टेंट के मास से, तो बाकी मास कहाँ गया? वो मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। एक्सेस मास चेंज इनटू एनर्जी, वो मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो एक्सेस मास था वो कन्वर्ट हुआ, वो चेंज हुआ एनर्जी में, वो चेंज हुआ एनर्जी में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस को हम दो लाइटर न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं, और साथ साथ में इस प्रोसेस के दौरान 3 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वो भी लिबरेट करेंगे, निकलेंगे, और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू फिजन रिएक्शन। और ये एनर्जी कहां से आई? वो एक्सेस मास जो था वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अब देखिए ये प्रोसेस होता किस तरह है। ये तो आपने अपने बुक्स में भी देखा होगा कि न्यूट्रॉन वो हिट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को। इस न्यूट्रॉन के हिट करने की वजह से ये न्यूक्लियस टूट गया दो लाइटर न्यूक्लियाई में, दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया। साथ में 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी निकले और प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये होता किस तरह है? देखिए यहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन है जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये हिट करने जा रहा है यूरेनियम के न्यूक्लियस को या किसी एटम के न्यूक्लियस को जो अनस्टेबल है, जो हेवी है, जो सुपर अनस्टेबल है। ठीक है, ये उसको हिट करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि न्यूट्रॉन इज अ स्लो मूविंग, यहाँ पे ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस को हिट करने जा रहा है। इतना स्लो है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट जीरो है। इतना स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट स्लो यानी जीरो है। जो ही ये न्यूट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा न्यूक्लियर फील्ड में, जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी फील्ड है जिसको हम न्यूक्लियर फील्ड कहते हैं। लेकिन ये फील्ड ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, ये एक लिमिटेड एरिया में होगा। तो इस न्यूक्लियस के ये जो रेड लाइन यहाँ पे मैंने शो किए हैं, दिस इज न्यूक्लियर फील्ड। जो ही ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यहाँ एंटर करेगा जो न्यूक्लियर फील्ड है उसमें एंटर करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो विद इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी दिस न्यूट्रॉन विल एंटर द न्यूक्लियस। एनर्जी के साथ ये न्यूट्रॉन एंटर हुआ न्यूक्लियस में, तो इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने एनर्जी इंपार्ट की न्यूक्लियस को एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफर की। जो ही ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियर फील्ड में एंटर हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी के साथ ये न्यूट्रॉन एंटर हुआ न्यूक्लियस में, उसने एनर्जी इंपार्ट की, एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफर की न्यूक्लियस को। अब देखिए
नेक्स्ट फेज में देखें, जब न्यूट्रॉन एनर्जी के साथ एंटर हुआ न्यूक्लियस में, तो फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एनलार्ज हुआ, इसका जो साइज है वो एनलार्ज हुआ ड्यू टू एनर्जी गिवन बाय द न्यूट्रॉन। ड्यू टू दैट एनर्जी गिवन बाय द न्यूट्रॉन द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एनलार्ज्ड। ये एनलार्ज हुआ, तो ये कभी स्क्वीज करेगा, कभी एनलार्ज होगा, कभी स्क्वीज करेगा, कभी एनलार्ज होगा। इन अदर वर्ड यू कैन से द न्यूक्लियस स्टार्ट ऑसिलेशन। The nucleus start oscillation due to the energy provided by neutron। इस एनर्जी की वजह से जो न्यूट्रॉन ने न्यूक्लियस को दी, उस एनर्जी की वजह से ये न्यूक्लियस ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। कभी स्क्वीज होगा, कभी एनलार्ज होगा, कभी स्क्वीज, कभी एनलार्ज। अगर आप एक रबर बॉल को स्क्वीज करें या उसको छोड़े तो वो एनलार्ज होगा। इसी तरह ये न्यूक्लियस भी एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट फेज में देखें, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। अगर हम और एनर्जी ऐड करें इस न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे नेक प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो आपको ये हम सा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नेक। ये न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस नेक के इस साइड पे और इस साइड पे इस तरह लग रहा है कि 2 न्यूक्लियस बने। अब पहले तो इसका न्यूक्लियस का सेंटर ये था, इसका सेंटर ये था, इसका सेंटर ये है, लेकिन अब यहाँ पे 2 सेंटर बन गए न्यूक्लियस के। ये जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं डॉटेड, दीज आर सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के 2 सेंटर बन गए। लग इस तरह रहा है कि ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 फोर्सेस। 2 फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं हो रहा। एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, जिसको मैंने FN से यहां डिनोट किया है। इस न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, ये रेड एरो शोज न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। इस न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स का फंक्शन क्या है कि इसने न्यूक्लियस को साथ रखा है, इसको तोड़ने नहीं दे रहा। इस न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के अंदर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस नहीं टूट पा रहा। लेकिन एक और फोर्स भी है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम क्या है कि ये इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसको हम फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक है, यानी रिपल्सिव फोर्स वीक है और अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए इस केस में भी न्यूक्लियस नहीं टूट पा रहा। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर अगर हम और एनर्जी ऐड कर ले, ये न्यूट्रॉन और एनर्जी ऐड कर ले, तो फिर इस न्यूक्लियस का शेप कुछ इस तरह हो जाएगा। ये सेंटर और भी एक दूसरे से दूर चले गए। तो जब दूर चले गए तो यहाँ पे ये बाइंडिंग फोर्स ये वीक हुआ और रिपल्सिव फोर्स ये स्ट्रांग हुआ। इन अदर वर्ड यू कैन से द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स is now less than the nuclear electrostatic force। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इस न्यूक्लियस को यानी कंबाइन रखा था, अब चूंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, या न्यूक्लियर फोर्स कम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियस फाइनली टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट्स में। ये न्यूक्लियस फाइनली स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट्स में। तो इसी तरह ये न्यूक्लियर फिजन होता है। जब न्यूट्रॉन एंटर करेगा तो वो एनर्जी इंपार्ट करेगा न्यूक्लियस को। ड्यू टू दैट एनर्जी ये जो न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड हो जाएगा।
इसमें एनर्जी आ गई, ये एनलार्ज हो यानी हो जाएगा, कभी स्क्वीज करेगा, कभी एनलार्ज होगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। उस ऑसिलेशन की वजह से ये न्यूक्लियस के दो सेंटर बन जाएंगे। फिर इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सिव यानी रिपल्शन से ज्यादा है तो न्यूक्लियस कंबाइन रहेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से कम हुआ तो न्यूक्लियस टूट जाएगा और टू पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा। तो ये प्रोसेस था न्यूक्लियर फिजन का कि न्यूक्लियर फिजन किस तरह यानी इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, न्यूट्रॉन किस तरह हिट करता है, किस तरह एनर्जी इंपोर्ट करता है न्यूक्लियस को। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस को हम टू लाइटर न्यूक्लाई में डिवाइड करते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और अ वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देख लें तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस, टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां देखें हमारे पास यानी हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, ये लाइटर न्यूक्लियस इसका भी, इस हाइड्रोजन आइसोटोप्स का भी लाइटर न्यूक्लियस है। अगर ये दोनों फ्यूज हो जाए, कंबाइन हो जाए तो ये यहाँ पे हीलियम फॉर्म करेगा, हीलियम बनाएगा। अब हीलियम का न्यूक्लियस वो क्या है, वो स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आइसोटोप्स। तो साथ साथ में न्यूट्रॉन निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी, यानी फिजन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। दोनों केसेस में न्यूट्रॉन वो रिलीज होंगे, दोनों केसेस में अ वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इन दोनों लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा, क्योंकि इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हो रहे, ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रहे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खत्म करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 रेज़ पावर 8 केल्विन या 10 रेज़ पावर 9 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खत्म करने के लिए। वी नीड 10 raised power 8 Kelvin or 10 raised power 9 Kelvin temperature, which is impossible to control on Earth or in any laboratory. तो ये प्रोसेस होगा कहाँ? सन में, चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो जो सूरज है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, जितना टेम्परेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खत्म करने के लिए यानी हमें चाहिए उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पे ये फ्यूजन प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा। हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते जाएंगे और हेवी न्यूक्लियस बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कंटिन्यूसली हमारे अर्थ तक पहुंच रही है एंड वी कैन एंजॉय इट, उसका कुछ हिस्सा हमारे अर्थ तक पहुंच रही है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई उसको हम फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस बनता है, हासिल होता है और साथ साथ न्यूट्रॉन एमिट करेगा और वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। नाउ अगर हम चाहें कि हमें ये एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें कंटिन्यूसली चाहिए, एक प्रोसेस नहीं, हमें मल्टीपल फिजन रिएक्शन चाहिए। तो देखिए उसमें क्या होगा, ये न्यूट्रॉन उसने हिट किया यूरेनियम को, इस प्रोसेस या इस फिजन के दौरान 3 न्यूट्रॉन निकले। ये हर एक न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम एटम को हिट करेगा, वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूट्रॉन वो अगले यूरेनियम एटम को हिट करेगा और वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर हर एक न्यूट्रॉन आगे एक एक यूरेनियम एटम को हिट करेगा और वहां से न्यूट्रॉन निकलेगा, यानी मल्टीपल न्यूक्लियर फिजन हो रहा है।
मल्टीपल टाइम न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, बार बार न्यूक्लियर फिजन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन चेन रिएक्शन, सॉरी फिजन चेन रिएक्शन, जिसमें बार बार फिजन रिपीट हो, जिसमें बार बार फिजन रिपीट हो। दिस इज कॉल्ड फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फिजन चेन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था फिजन, फ्यूजन एंड फिजन चेन रिएक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।